MPPSC प्रीलिम्स फरवरी में आपकी एग्ज़ाम उन्होंने शेड्यूल कर दी है। नोटिफिकेशन जब आएगा कितनी पोस्ट्स हैं वो आने में है। जैसी कि अफवाह पूरी हुई है, अफवाह मैं तब तक बोलूँगा जब तक कि वो ऑफिशियल नहीं आ जाता है। ठीक है। तो राज्य सेवा परीक्षा 2025 के संबंध में सूचना दिनांक 28/10। अच्छा, ये तुमको ओपन नहीं करे, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड तो किया होगा तुमने पहले से, नहीं करना। वन डाउनलोड कंप्लीटेड डिटेल्स विज्ञप्ति SSC 2025 खुल जा सिम। इन्होंने सिंपल वैसा का वैसे ही दिया है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, चश्मा इन्होंने बोला है जो हमने पहले आपको उस पर भेजा था ग्रुप के ऊपर। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 16 फरवरी 2025 रविवार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना राज्य सेवा परीक्षा 2024 के समान ही रहेगा। यानी जो सिलेबस आपका आ चुका है वही सिलेबस रहेगा। परीक्षा की अधिसूचना यथाशीघ्र वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी तदनुसार अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थी भली भांति से सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा हेतु विज्ञापन की समस्त शर्तें आयु, शैक्षणिक अर्हता, जाति आदि के अनुसार पात्र हैं। परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी, प्रमाण पत्र या अन्य कोई तथ्य गलत पाए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। ओके, तो तारीख क्या आ गई आपकी? अब 16 फरवरी को किस तरह से तैयारी करना है ये समझिए। निकालनी है एग्जाम। पहला सवाल तो ये है कि हमको सिर्फ एग्जाम देना है या हमको एग्जाम निकालना है। अगर हमें एग्जाम निकालना है तो थोड़े जो पॉइंट मैं आज बोल रहा हूँ उनको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। नोट, मेरी बीमारी की चिंता ना करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि परीक्षा निकाल दें, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। अगर ईश्वर ने जिंदगी रखी है तो जिंदा भी रहूंगा, जिंदगी नहीं है तो कोई मुझे जिला नहीं सकता, और मौत नहीं है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। ओके, सबसे पहला पार्ट जो आपको करना है, रूल नंबर 1 आज से जो आपको शुरू कर देना है, बिना किसी, क्या बोलते हैं उसको, कोताही के, बिना किसी लापरवाही के, बिना किसी कंप्लेसेंसी के, बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के। फर्स्ट थिंग इज MP पार्ट। फर्स्ट थिंग इज MP पार्ट। रफली अराउंड मेरी उम्मीद रहती है और हम लोग उसी उम्मीद के ऊपर रहते हैं, 35, 30, 40%, यानी 30 से 40% ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड टॉपिक्स पे आएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे लंबा टॉपिक आपको दिया हुआ है वो है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का कल्चर और मध्य प्रदेश के ट्राइब्स। ये बहुत लेंदी पार्ट है, बहुत ज्यादा लेंदी पार्ट है, और इसके अंदर क्वेश्चन कई बार इस तरह से आते हैं जिनका हमारे पास सोर्स नहीं होता। तो यहाँ सबसे पहला पार्ट जो आपको खत्म करना है वो है कल्चर। अब कल्चर किस वजह से मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि कल्चर आपको यूनिट 10 में भी दिया है, यूनिट 3 में भी दिया, यूनिट 2 में भी दिया है। तो सबसे पहली चीज जो आपको इसमें लिखना है वो है आर्ट्स स्कल्पचर्स। आर्ट्स स्कल्पचर्स। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है इंग्लिश के अंदर मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट, हिंदी के अंदर बोलते हैं उनके डायलेक्ट्स। ये अंतर है सिलेबस के अंदर थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में। सो इंग्लिश मीडियम वाले लोग जितने भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, ये लाइव रहेगा, तो कृपया करके थोड़ा सा हिंदी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली हिंदी का एग्जाम पास करना जरूरी है। स्कोरिंग है और उसी के बलबूते पर आपको नौकरी मिलती है। अगर हिंदी नहीं करना है तो मास्टरी शुरू कर दे हमारे जैसे, हम हिंदी की वजह से पीछे हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माय मिस्टेक। अगला इसी के अंदर हमको जो दिया है दैट इज मेजर फेस्टिवल्स। कल्चर का ही पार्ट आएगा। ट्राइब डायलेक्ट्स आपने लिख लिया, डायलेक्ट्स के साथ लैंग्वेजेस स्पोकन इन MP भी करेंगे। ये यहाँ दिया नहीं है लेकिन इसे आपको करना पड़ेगा। लैंग्वेजेस स्पोकन इन MP, डायलेक्ट्स और फिर ट्राइबल डायलेक्ट्स। ये तो हमारा लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स के साथ हो जाता है, उसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं होती। फोक म्यूजिक, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट्स, मैंने ली थी ना सेशन इसका, फोक आर्ट्स का। मतलब आपने केवल क्लासिफिकेशन करवाया था, आगे बताया मतलब क्या क्या कराया था मैंने? हमने केवल लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन किया, वो तो ट्राइब्स का किया है हमने। ओके, मैंने आर्ट्स का नहीं कराया क्या? ओके, आर्ट्स के अंदर वीडियो मैंने शायद अपलोड कर दिया है, मतलब पब्लिकली होगा या फिर तुम लोगों के लिए ग्रुप के ऊपर होगा। उसके अंदर हमारे 3 मेजर आर्ट्स होते हैं। आर्ट जब भी हम बोलते हैं
पहला डिवीजन आप ये समझिए कि व्हाट इज फोक आर्ट। तो फोक आर्ट का तुमने उस दिन मुझे डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा दिया था। फोक आर्ट वो है जो रूरल आर्ट है। अब उसी फोक आर्ट के अंदर एक सबसेट बनता है ट्राइबल आर्ट का। फोक के अंदर ही एक सबसेट होता है ट्राइबल का। एक हमारा जनरलाइज्ड होता है अर्बन आर्ट्स कह सकते हैं या मेन स्ट्रीम आर्ट कह सकते हैं उसको। ये नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, रीजनल लेवल पे भी हो सकता है, स्टेट या मल्टी स्टेट लेवल के ऊपर भी हो सकता है। सो ये आर्ट्स हैं। आर्ट्स तीन तरीके के कौन कौन से हो जाते हैं? एक होता है विजुअल आर्ट, एक परफॉर्मिंग होता है, और तीसरा होता है लिटरेरी आर्ट जो आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर दिया हुआ होता है। तो जब यहाँ पे इन्होंने बोला फोक म्यूजिक, तो उसी आर्ट के अंदर परफॉर्मिंग आर्ट वाला पार्ट होता है फोक म्यूजिक, इसको यहाँ उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। तो फोक म्यूजिक में गलती नहीं होना चाहिए। फोक आर्ट्स के अंदर सारे आर्ट्स आ जाएंगे, इसमें पेंटिंग आ जाएगी, स्कल्पचर आ जाएगा, डांस आ जाएगा, ड्रामा आ जाएगा, पपेट्री आ जाएगी, मेहंदी आ जाएगी, मांडना आ जाएगा, यू नेम इट, यू हैव इट। फिर इसके अंदर आपके वुड क्राफ्ट आ जाएंगे, मड क्राफ्ट आ जाएंगे, मेटल क्राफ्ट आ जाएंगे, ये सारे आर्ट्स में आते हैं। फोक लिटरेचर की बात जहां आती है तो वो कहीं ना कहीं पोएट्री से जुड़ा होता है, गीत संगीत से जुड़ा होता है, कुछ फोक लोर्स होती हैं, कुछ कहानियां होती हैं, कुछ कथाएं होती हैं, इनके ऊपर है। फिर आपको बोला है इंपॉर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस। अब यहाँ पर फोक से ऊपर उठकर उन्होंने बात करी है, तो आपको एंशियंट हिस्ट्री में जाना है। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो स्कॉलर्स आपके पास हैं जो मध्य प्रदेश को रिलेट करते हैं या मध्य प्रदेश से रिलेशनशिप रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कालिदास जी हो गए, भर्तृहरि हो गए, यहाँ से आपको शुरू करना है और मॉडर्न लिटरेचर तक आना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको रटन विद्या में रखना है। फैक्ट बहुत सारे हैं, इसलिए इनको बार 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 पढ़ना है। फिर आपके पास यहाँ अगला जो कंसेप्ट उभर कर आता है यहाँ पर, वो दिया है उन्होंने मेजर टूरिस्ट प्लेसेस। अब यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस के इन्होंने जो कंसेप्ट ओपन किए हैं वो तीन तरीके के कंसेप्ट हैं। पहला है रिलीजियस टूरिज्म, दूसरा है कल्चरल टूरिज्म, और तीसरा है आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो ये टूरिज्म वाला पार्ट है जहां पर आपको दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर काम करना है जो यहाँ एक्सप्लिसिट नहीं दिया है। पहला पार्ट होता है एएसआई की साइट्स, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स, दूसरा है एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की साइट्स, और तीसरी जो साइट यहाँ इन्होंने हाईलाइट करा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश। सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे पास 3 ऑथेंटिकेटेड हैं और बाकी हमारी प्रपोजल में पड़ी हुई हैं। तो इन सबको करना है, ये सिर्फ नहीं सोचना है कि हमने सांची कर लिया, हमने खजुराहो कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, ऐसा नहीं है। हमको वो भी करना है जिनके ऊपर प्रपोजल गया हुआ है, जो टेंटेटिव लिस्ट में आ चुके हैं। तो उनके डिटेल्स ज्यादा डिटॉल में करेंगे, डिटॉल में थोड़ी सी जलन होगी आपको। सेवलॉन हम कुछ जगह पे लगाएंगे, एमपी में सारा डिटॉल का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक बेस बनता है। 40% क्वेश्चन अगर आपके 90% सही हो जाते हैं तो रफली 35-36 सवाल आपके सही होते हैं। एमपी इतना इंपॉर्टेंट है, और यही चीज आप लोगों को दूसरे स्टेट से 21 बना देती है, क्योंकि आप एमपी के हैं, एमपी के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरे ऐसे सीरियस स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट्स के होते हैं वो एमपी को फिर से उठा के बहुत शॉर्ट में पढ़ के जाते हैं। यहाँ जरूरी नहीं है कि सारे सवाल आसान हैं, यहाँ जरूरी नहीं है कि सारे सवाल टफ आए। देयर इज अ मिक्स बैग ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इसको लिख लीजिएगा, मिक्स्ड लेवल रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन ये होता है जो बेसिक क्वेश्चन हम बोलते हैं हमारी क्लास के अंदर, या हम जिसे हम बोलते हैं लेवल 1 वाले क्वेश्चन, उसमें गलती नहीं होना चाहिए। वो रफली अराउंड 50 to 60% क्वेश्चन होंगे। लेवल 1 क्वेश्चन ज्यादा भी जा सकते हैं, जितने ये ज्यादा होंगे उतना कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि उतने ज्यादा लोग उसको सही करेंगे। जितने क्वेश्चन टफ आएंगे उतना कट ऑफ नीचे जाएगा। तो कट ऑफ हमारा एग्जामिनेशन के पेपर के ऊपर निर्भर करेगा, पहला। दूसरा, कंपटीशन कैसी है, कंपटीशन मतलब कंपटीशन का ज्ञान कैसा है, वो कैसे पढ़ रहे हैं, ये वाला पहला कंपोनेंट है। इसके साथ आपको धीरे धीरे शुरू करना है एमपी की हिस्ट्री। एमपी की हिस्ट्री के अंदर आप रिवर्स ऑर्डर में उठाएंगे। अब समय नहीं है कि हम हिस्ट्री को ऑर्डर में लेकर चलें। अब हिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट आपको जो लेना है दैट इज योर मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न डायनास्टीज, मॉडर्न डायनास्टीज का अर्थ हो गया मुगलों के पश्चात। 1707 औरंगजेब की डेथ है, उसके बाद वाली जितनी डायनास्टीज आप यहाँ देखते हैं वो सारी घटनाएं 1842, नॉट 1942 लव स्टोरी, 1842 बुंदेला रेबेलियन आपको करना है बहुत अच्छे से। आपको 1857 करना है बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश का। उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ है उसको करना है विद द लीडर्स। ये पहली प्रायोरिटी रखना है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट। और ये बहुत छोटा पार्ट है। छोटा इन द सेंस कितने साल का है? 1842 से
1947 तक कितने साल का है? 105 साल। दैट्स इट, दैट्स इट। इसी में आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स भी साथ में करना है जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और यहाँ थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी। इसे जिस ऑर्डर में मैं कराना चाहूंगा आपको, अगर आप उस ऑर्डर में करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। अल्टीमेटली व्हाट यू हैव इज टाइम, और टाइम अब मनी है आपके लिए। आप जितना समय दे पाएंगे उतना फायदे में रहेंगे। अगला जो टॉपिक हम आज देख रहे हैं दैट इज योर ज्योग्राफी ऑफ एमपी। बहुत सिंपल दिया है। पहले की ज्योग्राफी थोड़ी सी टफ हुआ करती थी, अब आपकी ज्योग्राफी बहुत आसान कर दी है। यूनिट 4 ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए बड़े सिंपल तौर पे बोला, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर, हिल्स, प्लेटूज। लेकिन रिवर कैसे बनती है, हिल्स कैसे बनती हैं, प्लेटूज कैसे बनते हैं, इसकी थ्योरी रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो हम बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जो आ सकते हैं। तो आपका काम क्या होगा, सबसे पहली चीज है मैप उठाइए और मैप करना चालू करिए। मैप पर प्लॉट करिए इनको, इनके डिटेल्स, फैक्चुअल डिटेल्स हमें प्लॉट करके निपटाना है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, एक ही सिंगल प्लेलिस्ट के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं। आप लोगों की एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट है जिसे मैंने एक्स्ट्रा क्लास के नाम से डाल रखा है आप लोगों के लिए और ऑनलाइन वालों के लिए। और एक प्लेलिस्ट वो है जो ज्योग्राफी फंडामेंटल्स है। ज्योग्राफी फंडामेंटल्स में ही मैं पूरी ज्योग्राफी करा दूंगा। उसमें कुछ वीडियोस सबके लिए ओपन है, वो आप आराम से देख सकते हो। जो वीडियो वहां पर मेंबर्स के लिए है वो आपकी एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा वीडियो के तौर पे पड़ा हुआ है। सो उसके अंदर भी समस्या नहीं है कि अगर मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर मैंने ज्यादा अच्छा पढ़ाया है एंड इट शुड बी अवेलेबल टू यू आल्सो, वो आपको मिलेगा। सो ज्योग्राफी मेरा उसके अंदर चल रहा है और एमपी के ऊपर आ चुका हूं मैं, फिजिकल डिवीजन वाला काम पर आ गया हूं। उनको कंसेप्ट को धीरे धीरे देखना है, पढ़ना है, क्योंकि कई बार वो सवाल गहराई में जाके पूछते हैं। वो हमेशा ये नहीं पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंदर माउंट एवरेस्ट है। नहीं है, ऐसे मत देखा करो मुझे घूर के। ये आकांक का कुआं नाम का ज्वालामुखी मध्य प्रदेश में कहाँ फूटा, ये नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है। वो थोड़ा सा उठा के पूछ लेता है। कैसे पूछ लेगा, भाई इस पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में कौन सी वैली है? ये सवाल आ चुके हैं। तो आपका तात्पर्य पढ़ाई करने में सिर्फ ये नहीं है कि ये रटन विद्या कर लें कि ये पहाड़ी यहाँ है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आपको अगर उसको मैपिंग पे सही तरीके से प्लॉट करना आ गया तो आपसे लोकेशन बेस्ड सवाल भी गलत नहीं होगा, और सही तरीके से फॉलो करेंगे आप तो आपका समय बचेगा। अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स डाउन और एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू टाइम। टाइम इज ऑफ एसेंस। क्योंकि आज हमारे पास 11 हो गई, 11 है 10 से 11 हो गई। सो 11 नवंबर है आपके पास, 11 दिसंबर 1 महीना, 11 जनवरी 2 महीना और 11 फरवरी 3 महीना। सो ये 90 दिन का प्रोग्राम अगर आप लेके चलते हो तो आप यकीन मानना आप उस स्थिति में होगे कि आपने प्री निकाल ली है। लेकिन जिस तरीके से मैं मेरे पास बैठे हो तो उस ऑर्डर को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि मुझे उस चीज का ज्ञान है किसमें समय ज्यादा लगेगा, किसके पहलू कितने ज्यादा खुलेंगे। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि ये वाला काम मुझे आज रटा हुआ चाहिए तो मुझे वो आज रटा हुआ चाहिए। रटा हुआ का मतलब ये कभी नहीं समझना कि मुझे 100% आता है। रटा हुआ का मतलब है अगर पहली इंस्टेंस में बोला है तो रफली अराउंड यू शुड लैंड समवॉट एट 60 to 70% ऑफ ज्ञान तुम्हारे पास याद होना चाहिए। ये मत ध्यान रखना फर्स्ट टाइमर्स के लिए खास तौर पर है कि सब कुछ याद नहीं होगा। हम मल्टीपल रिवीजन में याद करेंगे। हमारा ये मतलब नहीं कि 90 दिन के अंदर हमको सिर्फ ये एक बार पढ़ना है, हमें कई चीजें बार बार पढ़नी है, तो अपने आप वो चीज कंक्रीट हो जाती है। अगला क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये बच्चों वाला काम है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान पार्ट है। लेकिन इसको हम जोड़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के साथ, जहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके बोला है क्लाइमेट फेनोमेना। ये टेक्निकल डाल दिया है इन्होंने। तो कभी ये जियोलॉजी की टेक्निक में चले जाते हैं, कभी ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन की डेप्थ में चले जाते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ता है। इसमें अल्नीनो, लानीना, सदर्न ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, कंसीक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पार्ट दिया हुआ है। इसी पार्ट का एक्सटेंशन उठाकर हमें एमपी की क्लाइमेट करना है। इट्स इजी पार्ट, बहुत आसान है, हो जाएगा आराम से आपका। आपको जो समय लगेगा पढ़ने में दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी मैंने सारी प्लेलिस्ट डाल दी है आप लोगों को, रॉक्स की डाल दी है, मिनरल्स की डाल दी है। तो सबसे पहला काम जो आप यहाँ पर शुरू करेंगे, अब मैं आपको रिवर्स ऑर्डर में कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हाइब्रिड मोड पे आ चुके हैं कि हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस मौजूद हैं, लाइव मतलब वीडियोस अवेलेबल हैं। कहाँ पे फंस रहे हो, अगर लग रहा है कि यार रॉक देखना है, रॉक समझ में नहीं आएगी तो रॉक वाली वीडियोस देख लें। अगर हमें लग रहा है मिनरल्स करना है तो मिनरल्स सबसे पहले करना है। यहाँ पर मेरा एक हिंट लीजिए आप, देखिए फरवरी के अंदर आएगा, हमारा बजट तब तक आएगा नहीं। अगर आ भी गया, उम्मीद कम है वैसे कि उस टाइम तक ये लोग अपना बजट प्रेजेंट करें, तो जो पिछला बजट है उसके साथ एक चीज आती है जिसे बोलते हैं एनुअल ईएसआर। क्या बोलते हैं?
इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आपको पिछले साल वाली, दैट इज 2000, इस साल मतलब 2024 चल रहा है, 2024 में जो ईएसआर आई थी ये पिछले सालों की आती है। इसके डेटा को निकालना है, इसमें से मिनरल्स करना है, प्लस मिनरल पॉलिसी करना है, और कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है वो मैं आपको क्लास में करा दूंगा। तो अब रिवर्स ऑर्डर में समझ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ जगहों पे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, कुछ जगह पे हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे, ताकि हम समय को सही तरीके से मैनेज कर लें और बड़े आराम से हो जाएगा। देखिए अगर आपको बोला गया बॉक्साइट, एक एग्जांपल पे, चलो डायमंड ले लेते हैं, एमपी में अकेला है, मतलब इंडिया में अकेला है जहां पर कमर्शियल प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं कि एमपी में ही डायमंड मिलता है, गोदावरी बेल्ट डायमंड का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता है, खासतौर पे जो गोलकोंडा माइंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट माइंस। सो अगर मैंने बोला डायमंड, तो पहली चीज तो आपको पॉलिटिकल लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ मिलता है ना? कहाँ मिलता है? पन्ना में मिलता है हीरा। हीरा की तमन्ना है पन्ना मिल जाए, तो पन्ना के तमन्ना है कि हीरा मिल जाए। वाह, अद्भुत हो तुम लोग। सो सिर्फ पन्ना ही नहीं है, एक बहुत बड़ी बेल्ट है। तो अब यहाँ पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने निकाल ली कि किस बेल्ट में मिलता है, कौन कौन से जिलों में मिलता है, कौन कौन सी तहसील में मिलता है, पहला ये हो गया। फिर आप उसकी जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशन निकालेंगे कि कौन सी रॉक ग्रुप के अंदर मिलता है। पहला होता है रॉक ग्रुप। रॉक ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीरीज। तो रॉक ग्रुप कौन सा है, रॉक सीरीज कौन सा है, रॉक सीरीज कौन सा है, एसोसिएटेड मिनरल कौन सा है। अब डायमंड इटसेल्फ इज अ मिनरल, बेसिकली इट्स एन एलिमेंटल फॉर्म, कार्बन है वो। अब वहां पे किम्बरलाइट नाम का मिनरल और मिलता है, जहां किम्बरलाइट मिलेगा वहां डायमंड मिलने की संभावना अधिक हो जाती है। अब फिर ये अगला है कि उसका फॉर्मेशन कौन सा है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर वो डाइक में मिलता है। तो कितनी चीजें हो गई जो सवाल बनाते हैं। तो हमको सही तरीके से मिनरल्स करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, क्योंकि अगर हम बेस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे तो बेस लेवल क्वेश्चन यही आएगा, तो भाई एस्बेस्टस मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है ना। अगर वो बोल दें, फिर दूसरा होता है कि अगर कोई मिनरल मिल रहा है तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं। तो ओर्स पे भी सवाल आ सकता है कि कौन सा ओर कहाँ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन के ऊपर बोल दें कि हेमाटाइट कहाँ मिलता है, तो सिर्फ हेमाटाइट ही आयरन का नहीं है, आयरन के और भी ओर हैं, तो कौन सा और कहाँ मिलता है। तो हमारे ये इस ब्लॉक को बना के रखना है, वी हैव टू स्टार्ट लाइक दिस। अब उसके बाद आपको धीरे धीरे रॉक ग्रुप पे जाना है, क्योंकि रॉक ग्रुप डायरेक्टली नहीं दिया ना, मेंस में दिया, पहले दिया था, इसलिए मैं पहले उसको ज्यादा डेप्थ में पढ़ाता था। अब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, अब हम रिवर्स में कर लें उतना काफी है हमारे लिए। तो वो अब हमारा सिलेक्टिव हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन शेडो एरिया समझाया था मैंने आपको कि उस क्षेत्र का ज्ञान है लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो कुछ जगहों से ऐसे सवाल आ जाए जो हमसे बनेंगे नहीं, तो उसे हम शेडो एरिया बोलते हैं। तो शेडो एरिया हम सिलेक्टिव कवर करेंगे, जो चीज आपको नहीं दी गई है उसको हम सिलेक्टिव करेंगे। सॉइल्स आपको यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है, सॉइल्स, और सॉइल्स आपको मेंस में भी डायरेक्टली दिया गया है, इसलिए सॉइल्स पे कच्चा नहीं खेलना है, एमआई वाला काम नहीं करना है। मृदाएं, मिट्टियां, ये बहुत अच्छे से करना है। तो किस तरह से होता है, तो सॉइल कौन कौन सी टाइप की होती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन होती है। वो मोस्ट प्रोबेबली कल मेरी वीडियोस आना चालू हो जाएंगे, अपलोड कर दूंगा मैं उसको, डोंट वरी, उसकी सेशन लूंगा मैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर जैसे काली मिट्टी बोला, तो क्या काला रंग जो है क्लासिफिकेशन है? सॉरी बॉस, नहीं है। रंग इज नॉट एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन फॉर अ सॉइल टाइप। ब्लैक सॉइल अगर हमने बोली है तो इट इज अ रेफरेंस टू ब्लैक कॉटन सॉइल, इट इज अ रेफरेंस टू अ रेगुलर सॉइल। रेगुलर मतलब रेगुलिथ से बनी हुई, रेगुलिथ मतलब चट्टान के घिसने से वहीं इन सीटू लोकेशन डिपॉजिट हुआ। एलुवियल नहीं है, एलुवियल तो कहीं से बहकर आई है और डिपॉजिट हुई है। तो मिट्टियां हैं, मिट्टियों की फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है। फिर इनका कंजर्वेशन के लिए क्या होता है, फिर इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड किसे कहते हैं, कब से चल रहा है, कितनी बॉडीज हैं जो इसके ऊपर काम करती है। बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल आ सकते हैं, सिर्फ मिट्टी को मिट्टी पे नहीं रखना। मिट्टी को मिट्टी पे तो मैप पे रख लिया हमने, वो तो सब लोग कर लेंगे। हम लोगों का काम है कि हम 90% प्लस सॉइल का क्वेश्चन आया हमसे सही हो जाए। हमारा तात्पर्य क्या है, 100% इज अ मिथ है, तो उसको मैं नहीं बोलता कि आप हो गए नहीं हुए 90%, 10 सवाल है तो 9 तो मेरे सही हो रहे हैं, ये मेरा टारगेट होना चाहिए। सो इट इज इजी, बट इसको डेप्थ में करना है। सॉइल करेंगे, क्लाइमेट करेंगे, सॉइल प्लस क्लाइमेट जैसे ही आपका हुआ उसके बाद आपको एक मैप और रटना पड़ेगा जिसको कहते हैं एसीजेड। क्लास में हम शुरू से रख रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, एसीजेड। तो एसीजेड इंडिया की भी करना है, एसीजेड मध्य प्रदेश की भी करना है। अभी देखा क्वेश्चन आपने डिटेल में इंडिया के बारे में आए ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी बनेंगी मेजर क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स इसके बाद में बनेंगे। एसीजेड जैसे बोला एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से आपकी ऑटोमेटिकली निकल जाएगी मेजर क्रॉप्स। नाउ मेजर क्रॉप्स के अंदर फिर डिटेल आएगा तो ईएसआर से डिटेल निकलेगा,
ESR और बजट से डिटेल निकालेंगे, और दूसरी अगर कोई रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट से हमें डिटेल निकालना है कि भाई गेहूं का रकबा इतना रहा। रकबा का मतलब होता है सोन एरिया, प्लस हमको ये भी पता होना चाहिए कि गेहूं कौन सी कैटेगराइजेशन में, रबी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है। प्लस हमको ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रोडक्शन कितना रहा, तो पर एकरेज हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ। बीघा पे 99% सवाल नहीं आएगा, क्योंकि बीघा इज नॉट दैट काइंड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एकरेज इज वन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, लेकिन जो सरकारी काम चलता है वो सब हेक्टेयर में चलता है, बिकॉज एसआई यूनिट 100 मीटर्स बाय 100 मीटर्स इज 1 हेक्टेयर। सर बीघा हेक्टेयर में नहीं होता है? नहीं, वो छोटे यूनिट्स हैं, लोकल यूनिट्स हुआ करते थे राज्य रजवाड़ों के। व्हाट इज फुट, इसी पे क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज अ फुट। एसआई यूनिट जब हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहली चीज ये होती है, फुट का मतलब होता है पैर। तो जो राजा बनता था उसके नाप के पैर से नापा जाता था, इसलिए वो फुट हुआ, और प्लूरल उसका फीट है। तो वो फुट और फीट बदलते रहे, फिर फुट और फीट के स्क्वायर के एरिया के अंदर एकड़ आता है। हमारे यहाँ बीघा चला करता था, तो लोकल बीघा अलग अलग होते हैं, एक बड़ा बीघा होता है, एक छोटा बीघा होता है। सिंधिया महाराज का जो काम था उसमें बीघा अलग था, होलकर महाराज का बीघा अलग था, बिकॉज लैंड रेवेन्यू वाज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एकरेज। जो आपके पास एकरेज इज अ जनरल वर्ड विद रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप्स, तो एकरेज हमको यहाँ करना रहेगा। अगला आपको जो यहाँ टॉपिक दिया है इसी के साथ में वाटर रिसोर्सेज, आपने रिवर्स पढ़नी है पहले, रिवर्स के साथ में लेक्स पढ़ना है आपको, पॉन्ड्स पढ़ना है आपको, इरिगेशन टाइप्स पढ़ना है आपको। सो वाटर रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर आप क्लाइमेट पढ़ेंगे इसमें रेनफॉल पढ़ेंगे, तो रेनफॉल में आपको ये पता चल जाएगा किस क्षेत्र के अंदर कितना पानी बरसता है। अब क्षेत्र के हिसाब से आपको प्लेटोज और उसके स्लोप यानी रिलीफ और ड्रेनेज को यहाँ ध्यान में रखना है। ये पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। यहाँ पर आप अगर अकेले बैठ के पढ़ रहे हो ना तो वो करना बहुत असंभव हो जाता है, तो शेडो एरिया का क्वेश्चन आपसे हो सकता है न बने, लेकिन इसी वजह से हमको सही ऑर्डर में काम करना है। आपको टोपोग्राफी पता होना चाहिए, किस क्षेत्र के अंदर पानी का जमाव होता है या किस क्षेत्र से पानी बह जाता है। अर्थ ये हुआ कि कौन सा हिस्सा पानी का जमीन भूभाग पर इस प्रकार से है, इसे हम बेसिन बोलते हैं। जहां आसपास के एरिया का पानी एक जगह एक्यूमुलेट होता है, पहला ये होगा। दूसरा होगा कि रॉक टाइप कौन सा है। अगर इग्नियस रॉक टाइप है, दैट इज बसाल्ट है, ग्रेनाइट है, नीस है, शिस्ट है, या काफी हद तक मार्बल की मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा है, वहां पानी परलोकेट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता। जितनी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, दे आर गोइंग टू एक्ट एज अ स्पंज, और वो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे रिलीज करती है। यही कारण है कि विंध्याचल वाला बेल्ट के नॉर्थ में जितना हिस्सा है वो या तो मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है या इग्नियस रॉक से बना हुआ है, तो उसके अंदर पानी की समस्या है। लेकिन वहीं आप सतपुड़ाज में चले जाएं या मैकाल में चले जाएं जहां सेडिमेंट्री डिपॉजिट ज्यादा है, या रीवा पन्ना प्लाटो वाला हिस्सा है जहां सेडिमेंट्री डिपॉजिट ज्यादा है, तो वहां पानी फिर भी एब्जॉर्ब होता है। तो हायर एरियाज और लोअर एरियाज के अंदर अंतर आता है। तो वाटर रिसोर्स न सिर्फ पानी की सतह पे रेनफॉल से स्नोफॉल नहीं होता, आइस फॉल होता है, उसे हेल बोलते हैं, ओला गिरना, ओलावृष्टि होना। तो एक होता है ऊपर वाला बारिश आई, फिर वो सरफेस रन ऑफ में होता है, उसके दो हिस्से होंगे, वो जो पानी का कंपोनेंट गिरा। पहला होगा सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ का मतलब होता है नदी नालों में पानी कितना बह गया। दूसरा होता है परलोकेशन, परलोकेशन जब होगा तो वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर काम करेगा। तो हम यहाँ ब्रॉडर तौर के ऊपर जाएंगे और ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों में, मध्य प्रदेश की कितनी तहसीलों में, मध्य प्रदेश के कितने ब्लॉक्स के अंदर वाटर टेबल की कंडीशन कैसी है। तो कोर वहां पर भी क्या आ गया, रॉक्स आ गई। तो रॉक की आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। बुंदेलखंड वाला बेल्ट है, उसके अंदर दो हिस्से ऐसे हैं जिसके अंदर वाटर शॉर्टेज होना ही होना है। अगर डेक्कन ट्रैप्स वाला हिस्सा है उसमें वाटर शॉर्टेज मिलना ही मिलना है। आप बोरिंग करेंगे, अब आपको अगर कोई पुराना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बोरिंग सूखा भी जा सकता है, काली चट्टान में चला गया वो। लेकिन वहीं आप साउथ में चले जाइए, नर्मदा क्रॉस कर लीजिए, सेडिमेंट्री डिपॉजिट है, मैक्सिमम आर्कियन भी मिलता है, मेटामॉर्फिक भी मिलता है, वहां आपको बोरिंग पानी को मिल जाता है, वहां सूखा होने के चांसेस कम है। सो ये कंसेप्ट है कि अंडरग्राउंड वाटर टेबल, सरफेस रन ऑफ और रेनफॉल। फिर टेबल लैंड्स के ऊपर डिप्रेशन है, तो उनमें लेक्स कैसी हैं, उन लेक्स के अंदर पॉन्ड सिस्टम होता है, छोटे छोटी जगहों पे पानी के डबरे भर गए, उससे इरिगेशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पॉन्ड इरिगेशन सिस्टम। सारे पॉन्ड हम याद नहीं करते। फिर हम लोगों ने इस पानी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, क्योंकि सरफेस रन ऑफ सबसे ज्यादा है, तो वाटर कंजर्वेशन के कुछ एफर्ट्स लगाए हुए हैं। तो बड़े पैमाने के ऊपर जो एफर्ट्स लगे हैं उसमें परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसमें कितनी तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं। दैट इज वाटर कंजर्वेशन इज अ प्राइम इंपॉर्टेंस, क्योंकि हम वहां जा रहे हैं कि कभी खुदा न खास्ता वो, खुदा न खास्ता क्या सूखा पड़ गया तो पानी पीने को उपलब्ध नहीं होगा,
So we have to have that. तो water resources, irrigation and irrigation project. Now irrigation project में जब हम रिवर्स के ऊपर रिवर्स के डायग्राम मैंने आप लोगों को सिखाया, रिवर्स के डायग्राम के अंदर डैम्स बनाए हमने. हर एक डैम के साथ में अगर इरिगेशन का प्रोजेक्ट शामिल है तो वो कहीं ना कहीं कैनाल नेटवर्क बनाता है. तो आपको वहीं से शुरू करना है. सबसे पहले रिवराइन काम शुरू करना है. इसकी मैंने वीडियो डाल दी थी आपको कल ग्रुप वाले के ऊपर, रिवर के मैप के ऊपर. रिवर का मैप मैंने चंबल का एग्जांपल लिया है उसके अंदर, और चंबल के अंदर मैंने शिप्रा का एग्जांपल लिया एज अ ट्रिब्यूटरी. चंबल इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी टू यमुना, शिप्रा इज ट्रिब्यूटरी टू चंबल. तो शिप्रा के अंदर फिर कैसे पानी आ रहा है, तो नर्मदा से लिंक कैसे किया गया, गंभीर की लिंकिंग कैसे हुई है. सो दैट आई टुक इनटू कंसीडरेशन कि आपको किस तरह से करना है. दैट इज एन एग्जांपल काइंड ऑफ अ थिंग. ये जब लॉकडाउन लगा हुआ था हम लोगों का, क्लासेस पूरी ऑफ थी तब, तो वो मेरी अर्लीस्ट वीडियो व्हेन आई वाज आल्सो नॉट दैट कंफर्टेबल कि यहाँ चल रहा है वीडियो, चलने दो, कोई चिंता नहीं है. सो कैमरा वहां लगा है, वहां पर वो बोर्ड आड़ा है. अदरवाइज कैमरे आजकल हमेशा इधर रहते हैं या फ्रंट में रहेंगे. पहले मुझे वो आइडियाज नहीं थे, बिकॉज पहले तो हम जाते ही नहीं थे. गलती करी थी, उस टाइम पे चले जाते तो आज लाखों लोग जाते. वो टाइम ऐसा था. बट आई वॉज अ कैमरा शाय पर्सन, आई स्टिल एम अ कैमरा शाय, बट अभी चल जाता है. हाँ भैया हमको ज्ञान है, जितना है उतना है, हम इतने बेशरम है. नहीं आता हम सीख लेंगे, पढ़ा देंगे, हमें आता है पढ़ाना. फिर क्या आया तुम्हारा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. देखिए अब इसके अंदर जब आप रिवर मेरे ऑर्डर में मेरे तरीके से करोगे तो डैम्स बन गए. डैम्स बन गए तो तुम्हारा एनर्जी कंपोनेंट जिसे हाइडल एनर्जी बोलते हैं वो वहां निकल गया. ठीक है. फिर जो दूसरी तरीके वाले होते हैं, जैसे सोलर पे अभी बहुत ज्यादा फोकस है, तो सोलर के मेजर प्रोजेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं. विंड पर बीच में डिक्लाइन हुआ, अब विंड वापस राइज कर रहा है, लेकिन विंड के अंदर प्रॉब्लम है रियल एस्टेट को अक्वायर करने की. क्योंकि एक विंड टर्बाइन, राजस्थान में तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, राजस्थान में तो लीज चलता है. राजस्थान में इसकी प्रॉब्लम नहीं, कुछ करने को है नहीं, जमीन पड़ी हुई है, ना खेती करते हैं ना कुछ ढोर चराते हैं, तो वो वहां पे लीज पे दे दिया, बंदा खुश है. एमपी के अंदर तो कुछ ना कुछ तो खेती हो जाती है. हमारे यहाँ ऐसी बैरन लैंड की कमी है. तो अगर विंड के लिए आपको 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2.5 एकड़ लैंड लेना है, तो उसके आसपास के एरिया में वो टर्बाइन आएगी कैसे. तो लॉजिस्टिक्स वाली प्रॉब्लम बहुत सारी है. सोलार के अंदर बड़ा आसान है. सोलार में आपको एक आउटपुट होना चाहिए कि हाँ यहाँ से एमपीवी या सेंट्रल ट्रांसपोर्ट यूनिट जो है, दैट इज सेंट्रल लाइन जितनी डली हुई है, नेशनल ग्रिड जिसे बोलते हैं हम, नेट ग्रिड, उसके ऊपर से हम निकाल ले जाएंगे. तो कहाँ आप दोगे, तो सोलर पावर प्लांट का वो है. सोलर पावर प्लांट्स के अंदर अब हम नीचे भी उतर गए, नीचे यानी लोकल लोगों के ऊपर उतर गए कि आप 1 मेगावाट 2 मेगावाट 4 मेगावाट तक का प्लांट अपना डाल सकते हो, बशर्ते कि वो 11 मेगावाट का एक डिस्ट्रीब्यूशन पावर सब स्टेशन होना चाहिए. ये ऑनलाइन होता है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बाकी मेंटेनेंस वगैरह है. तो अच्छे कहाँ करवा रहे हैं आप, तो घर पे रूफटॉप करवा रहे हो, आपने बुक कर दिया क्या. चलो कर दिया तो कर दिया, नहीं तो बोलते मेरी कंपनी है, भाई की कंपनी. और मैं सोलर पे काम किया है थोड़ा सा मैंने. नहीं वो फिर आप है ना, उसकी पैनल अच्छी नहीं लगा रहे. सब्सिडी जो आता है ना, सब्सिडी के अंदर वो है कि आपको कौन सी पैनल यूज करना है. जब आप अपना खुद का लगा रहे हो तो खुद के अंदर ये कोशिश होना चाहिए कि बेस्ट लगाएं, क्योंकि इसके पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी धीरे 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 डिक्लाइन पे होती है. मेंटेनेंस, पावर कैपेसिटी, एवरी फैक्टर कम्स इनटू. बाकी स्ट्रक्चर बनाना तो कॉमन है, स्ट्रक्चर के ऊपर कोई वो नहीं. मेन खर्चा ही पैनल का है. पैनल इन्वर्टर कोई दिक्कत नहीं, डू व्हाटएवर यू वांट. मैं तेरे को नंबर दे दूंगा, ठीक है. वो भी राजा लोग हैं, पुराने एक्चुअली, मतलब ये तो अभी चल रहा है ना, तो दे आर वेरी ओल्ड. ओल्ड यानी कई साल हो गए उनको काम करते हुए, तो 2 4 5 10 में, और इंदौरी हैं पक्के, कचौरी खाने वाले, पोहा जलेबी खाने वाले, उसी में दाल बाटी खा के मस्त होने वाले. सो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कि हमको 1000 यूनिट लगाने हैं, 500 यूनिट लगाने, वैसा वाला काम नहीं है. करवा दूंगा मैं, तुम्हें नंबर दे दूंगा. सो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, इस पे उम्मीद रखना कि ये क्वेश्चन आता ही आता है. मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश में समस्या आती है, आजकल आ रही है ज्यादा. बेसिकली थोड़ा सा इस चीज को समझा देता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो लोग सेल्फ स्टडी मोड में होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट कितने, आई थिंक अभी फॉर्म भरा जाएगा तो 4-1 लाख लोग फॉर्म भरेंगे. 3-4 लाख तो भरना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज की उम्मीदें बहुत ज्यादा आ रही है. बहुत ज्यादा मतलब 300, 350, 400 की तो अफवाह मेरे पास है. हो सकता है उससे बढ़ जाए, बढ़ गई तो लोग भी बढ़ जाएंगे. और इतनी आई है, अगर तुमको एक ही देना है और एक ही की तैयारी करो. रफली अराउंड जो पहली बार बैठते हैं वो 2-2.5 लाख लोग होते हैं. वो 2-2.5 लाख लोगों में से हार्डली कुछ लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं, बाकी सिर्फ वॉल्यूम पैदा करने आते हैं. तो उसमें से मैक्सिमम सेकंड अटेम्प्ट नहीं देंगे. मतलब हम दे देते हैं, तुक्के में निकल गया तो मेन थोड़ी निकल रहा.
मतलब 99.9% मीन्स नहीं निकल रहा, देयर इज अ चांस 0.01% मीन्स निकल गया आपका, देयर इज अ चांस, लेकिन मीन्स अब ऐसा नहीं रहा कि हम रीडिंग मार के चले जाए। बहुत सुपर इंटेलिजेंट है तो बट नेचुरली पीएससी में 99.99 सुपर इंटेलिजेंट लोग नहीं आते, एवरेज स्टूडेंट्स की होती है पीएससी। इंटेलिजेंट लोग नहीं आते, उनके पास ऑलरेडी वो बचपन से इंटेलिजेंट है, और आईआईटी में जाऊंगा मैं, आईआईएम करूंगा यार, ये मेडिकल करूंगा, वो उसमें जा चुका है बंदा। तो बचे कुछ लोग जो त्रस्त हो जाते हैं तो जीवन से, बोले यार क्या है, अच्छा सरकारी नौकरी में लोग, यहाँ पे नौकरी जा रही, नौकरी आ रही है। सो देयर आर सेवरल पैरामीटर्स। फर्स्ट टाइमर्स, अंडर ग्रेड जिन्हें हम कहते हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन किया होता है, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लिया, अपने से पढ़ रहे हैं हम। कोचिंग भी, मतलब मैं अनफॉर्चुनेटली इसी फील्ड में हूँ, बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो मजाक करती हैं, बहुत सारी, सबका नहीं बोलूंगा मैं, बट मेरे पास जो भूगत भोगी लोग ज्यादा आते हैं तो उनसे पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करी गई है पहले। फर्स्ट टाइम के अंदर जितना एफर्ट लगाया जा सकता है सही डायरेक्शन में अगर लगाओगे, मजा बहुत आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सही तरीके से सीखोगे, निकल भी जाओगे। फर्स्ट टाइम में निकलते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं निकलते। मेंस में अटक सकते हो अगर ढंग से नहीं पढ़ा। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ पार्ट है, तो मेजर इंडस्ट्रीज पे मैं बात कर रहा था। किताबें उठा के देखोगे ना तो मेजर इंडस्ट्रीज को उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई नहीं करा है जिस तरह से हमारे इकोनॉमिक फेजेस इन इंडियन इकोनॉमी रहा है। मुझे एक मैसेज डाल दो कि सर इकोनॉमिक वीडियोस हम लोगों के लिए अवेलेबल करा दीजिए, क्योंकि इकोनॉमी आपको डायरेक्ट पूरा इकोनॉमी ऑफ इंडिया नहीं दिया है, लेकिन इकोनॉमी जो हमें पढ़ना होता है वो क्या होता है उसको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया हुआ है, मजे लेके समझाया हुआ है। अगर आपने एक बार दो बार देख लिया, आपके इकोनॉमी के कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमी क्या है, क्योंकि डायरेक्ट इकोनॉमी हमें नहीं देते, हमें डायरेक्ट इकोनॉमी नहीं पढ़ना, हमको तो उसके छोटे छोटे पार्ट पढ़ना है, तो हमें फैक्ट उसके इकट्ठा करने होते हैं। तो वो मैं आपको आज क्लास के लिए डाल दूंगा, बाद में जब पब्लिक के लिए ओपन करेंगे तो पब्लिक के लिए ओपन करेंगे हम उसको। सो इकोनॉमी वाला जो पार्ट है उसमें एक हिस्सा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। अब इसके अंदर हमको ये समझना आना चाहिए कि यहाँ डीपीएसपी के अंदर एक शब्द पढ़ाया था मैंने आपको, फेबियनिज्म, कलेक्टिव सोशलिज्म। तो फेबियनिज्म कैसे रोल प्ले कर रहा है और फेबियनिज्म के साथ में हमारा एलपीजी कैसे कैसे हुआ है, तो किस, ये तुमने भी नहीं सोचा होगा कभी, न तुम्हें किसी ने पढ़ाया होगा। तो इंडस्ट्रीज जो सबसे पहले लगना चालू हुई, एमपी शुरू से लगार्ड है। लगार्ड का मतलब है एमपी वाज नेवर एन इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया। अगर हम पुरानी मुगल पीरियड में या सल्तनत पीरियड की बात करते हैं तो कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हुआ करती थी हमारे यहाँ। उसके बाद में जब हमारे यहाँ मॉडर्न जो डायनास्टीज आई तो उसमें इंदौर बिकेम अ सेंटर, वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल। तो ऐसे टेक्सटाइल के सेंटर्स या ऐसी इंडस्ट्रीज जो पहले से हमारे यहाँ चल रही थी वो हिस्टोरिकल कैरी फॉरवर्ड है। तो जनरली एमपी जो है वो फूड प्रोसेसिंग का था, जनरली वो टेक्सटाइल्स के अंदर था, बाकी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज इतनी नहीं है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे। अब फर्स्ट फेज हमारा चालू होता है जिसके अंदर एमपी बनना भी है, एमपी बन गया, एमपी बनने के बाद अब सरकार किस तरह से काम करेगी। तो ये वो टाइम पीरियड था जब कलेक्टिव एफर्ट से सरकार वाज पुशिंग, तो सरकार ने अपनी इंडस्ट्रीज डालना चालू करी। तो नेशनल लेवल की कुछ इंडस्ट्रीज आई जिन्हें हम पब्लिक कॉर्पोरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल भेल हो गया, बीएचईएल एक एग्जांपल के तौर पे, ऐसे और भी है, बीएनपी, देवास बैंक नोट प्रेस। तो ये क्या थे, ये सरकार ने लगाए हैं ताकि सरकार का काम भी चले और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। अब उसके बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कुछ डालना चालू हुए। तो आप वो पढ़ते हो, एक चार्ट किताब में दिया होता है कि अम्ब्रेला बनाने की फैक्ट्री यहाँ, साइकिल बनाने की फैक्ट्री यहाँ, कत्था बनाने की फैक्ट्री यहाँ है। तो ये सिर्फ यही फैक्ट्रीज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ हम ये नहीं समझते कि पब्लिक सेक्टर के दो हिस्से, नेशनल पब्लिक सेक्टर और स्टेट पब्लिक सेक्टर, इन दोनों के अंदर क्लासिफिकेशन कैसा है। तो पब्लिक सेक्टर एक हो गया जो सरकार का स्पॉन्सर्ड हुआ, किताबों में मिस्टेक है, किताबें टिपोलॉजी चलती है, तो उसकी वजह से मैं चूंकि पढ़ाता हूं और मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगा तो मैं उस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। अब अगला हमारे पास होता है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेटाइजेशन, ऐसा नहीं है कि शुरू से प्राइवेट इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी। इंदौर में मिल एरिया जिसे कहते हैं, अब तो मिल्स खत्म हो गई महापुर एरिया में से, हेरिटेज भी नहीं बची अब तो। सो मिल एरियाज के ऊपर काम है, तो वो कैसी थी, तो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ कैसा है। तो पोस्ट एलपीजी जैसे जैसे नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज होती चली गई वैसे वैसे हमारी स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब एमपी की ज्योग्राफिकल समस्याओं की वजह से इंडस्ट्री की समस्याएं, रोड नेटवर्क इतना नहीं है, रेल नेटवर्क इतना नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं थे, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन नहीं था, तो हम लोग बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते थे। BIMARU ये एक्रोनिम है, बीमारू ऐसा नहीं कि बीमारी से बीमारू है, बट वो वैसे ही लगता है। सो एमपी अब उसमें से ग्रोथ अच्छा, अच्छी सीजी का और अच्छा ग्रोथ है कंपैरेटिवली पोस्ट डिवीजन। हाँ,
तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चालू हुआ तो पहले सरकार किसी और तरीके का मॉडल अपनाती थी, आजकल उसका मॉडल अलग है। आजकल ये कैटलिस्ट का काम करती है। कैटलिस्ट का काम करने का मतलब होगा ये इंडस्ट्रियल एरियाज को लेती है, एक्वायर करती है, डेवलप करती है और आपको दे देती है। दे डोंट पुट अ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन इट। फिर एसईजेड का एक बूम आया हमारे यहाँ, एसईजेड्स आई हमारे यहाँ, फिर एसईजेड्स बंद हो गए क्योंकि एसईजेड्स के साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो सारी जगहों पे हम एसईजेड नहीं डाल सकते। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बाद में हम लोगों ने नया कंसेप्ट निकाला, दैट इज द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। सो मैं जो ये आपको काम कराऊंगा, इवन की जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है, तो ग्रास रूट की इंडस्ट्री है, वो कॉटेज इंडस्ट्री में काम होता है। अगर दरी बन रही है किसी क्षेत्र में, चंदेरी है, चंदेरी तो बहुत पुराना है, बुरहानपुर है बहुत पुराना, महेश्वर बहुत पुराना, बाग बहुत पुराना है। तो इन जगहों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्लस्टर डाल दिया वहां। सो क्लस्टर को मैनेज करना आसान होता है, एक ही तरीके के लोग वहां काम करते हैं, तो उसमें उस प्रोडक्ट के ऊपर ग्रोथ हो सकती है। सो व्हाट वी हैव गॉन फॉर इज अ ग्रास रूट अप्रोच, ताकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको हम मजबूत कर सकें। ऐसे सिर्फ इंडस्ट्री नहीं पढ़ लेना कि ये वाली फैक्ट्री यहाँ पर है, ये वाली फैक्ट्री यहाँ पर, मासिव इंडस्ट्रियल एरियाज है एमपी के अंदर। अब ऐसा नहीं रहा। पहले इन 2003 आई वाज अ बिजनेस मैनेजर फॉर एन अमेरिकन कंपनी, और मेरे पास एमपी का पूरा मॉडल था। मैं पूरा एमपी घूमता ही नहीं था, मैं वेरी फ्रैंकली बोलूं कि इंडस्ट्रीज नहीं है। तो मेरा मेन कंसंट्रेशन भोपाल था, दैट इज मंडीदीप वाला एरिया, और इंदौर था, पीथमपुर वाला एरिया। सो आई वाज जंपिंग हियर एंड देयर। ग्वालियर भी नहीं जाता था क्योंकि मेरा काम टर्नओवर यहीं पे इतना हो जाता था। सो पीथमपुर उस टाइम पर इट वाज अंडर डेवलपमेंट। सो ये रहता था कि मुझे इतने सेक्टर्स निपटाने, तो एक दिन मतलब वीक में 7 दिन होते हैं, एक दिन हमारी छुट्टी होती है 6 दिन, तो आई वाज नोइंग कि मुझे इतने 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 दिन जाना है। सो लास्ट वाले दिनों में जाने से पहले मैं अपॉइंटमेंट लेता था। वो जमाना था जब लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे, 2003 में इतना कंसंट्रेशन नहीं था, तो आई हैव टू पर्सनली बी देयर कि सर मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। मेरा काम था वो हायर लेवल के लोगों के ऊपर, तो इंडस्ट्री में वो बंदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सो 90% मेरे अपॉइंटमेंट फेल होते थे। सो एक ही दिन में मैं 20 अपॉइंटमेंट लेता था, तो मुझे मालूम है कि 20 में से मेरे 15 फेल हो जाएंगे, तो 5 भी अगर हो गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। सो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब आप जाके देखो जरा पीथमपुर, पीथमपुर एक शहर बन चुका है, इट्स मासिव नाउ, इट्स कंजेस्टेड। पहले ये था कि पल्सर थी मेरे पास फर्स्ट मॉडल, सो पल्सर बिंदास चलती थी 80-90 100 पे। अब तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना ट्रैफिक है अंदर वहां। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट। आपको फैक्ट्री डालना है, पीथमपुर में डाल देंगे। सो एमएसएमई का काम क्या है, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज का रोल क्या है, और फिर सबसे बड़ा काम फैक्टर क्या हो गया हमारा, डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नाउ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इज समथिंग डिफरेंट देन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे इज अ रोड कनेक्टिंग 2 की पॉइंट्स हैं, नॉर्थ का दिल्ली और वेस्ट का मुंबई। इस कॉरिडोर के अंदर मध्य प्रदेश के कौन से एरिया को सरकार टारगेटेड तौर के ऊपर डेवलप कर रही है, ताकि आपका ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो आप दिल्ली माल बेच दो या आप बॉम्बे माल बेच दो। फिर हमारे ड्राई पोर्ट का सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो पीथमपुर बिकेम ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट का मतलब है कि शिप यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका कंटेनर पैक होकर चला जाएगा। सो एक्सपोर्ट की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप यही अगर कंप्लीट कर देते हो तो ये आपको बॉम्बे जाने की, भागने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ फैसिलिटी। तो इसकी वजह से जो डेवलपमेंट हुआ है वो हर जगह हुआ है। तो अगर आप छोटे शहर में भी जाओगे ना, तो वहां पे छोटा बहुत इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा। सो हाउ इट इज इवॉल्व्ड, ये फेजेस हैं एलपीजी और उसके बाद वाले। सो 1990s के अंदर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो, इस कंसेप्ट को यही समझ लेना जो मैंने समझाया है, क्योंकि बाद में सिर्फ तुम्हें फैक्ट याद करने, किताबें ये नहीं समझाती, कोचिंग वाले ये नहीं समझाते, क्योंकि उतनी गहराई में उनको पढ़ना नहीं होता, वो पढ़ के पढ़ाते होते हैं। वो बेचारे, मतलब मैक्सिमम जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ, दे आर पार्ट टाइम टीचर्स। पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, ये इंडिया के सेंसस के साथ काम करना है, एमपी का सेंसस। मैंने इसकी वीडियोस आपको पहले अपलोड कर दी थी, और मैंने आपको ये बता दिया था कि मेरा जो तरीका है उसी तरीके को फॉलो करना है, और मैंने आपको वो भी दे दिए थे नोट्स। आपका काम है उसे रखना चालू करें। सेंसस के ऊपर सवाल आएगा, अभी नया सेंसस की सुगबुगाहट नहीं है, तो पुराना सेंसस पे ही क्वेश्चन है। एक बार 4 सवाल आए हैं सेंसस पे। सो 4 सवाल का मतलब होता है 4% आउट ऑफ 100 4, और कहीं तुम्हें इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते जितने सेंसस पे मिलते हैं। तो सेंसस कमांड का होना चाहिए, रटा होना चाहिए। इसको जब तक कमांड नहीं आ जाता, 1 महीना 1.5 महीना लगातार प्रैक्टिस करना है। और इसको इसलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसका डेटा को मैं मेंस में यूज करता हूं, सोशियोलॉजी में भी यूज करूंगा, इकोनॉमी में भी यूज करूंगा, और दूसरी जगहों पे भी यूज करूंगा, इसलिए डेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला एक और कंपोनेंट तुम्हारा यहां पर है, दैट इज इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। अगला
उसके पहले आपको दिया है यूनिट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। तो एमपी के ओपन जो टॉपिक यहाँ पे आपको करने हैं दैट इज नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशन एंड इंस्टीट्यूशन। सो फॉर एग्जांपल एसएचआरसी, एक होती है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक होता है एसएचआरसी। तो किस एक्ट से गवर्न होती है, क्या होते हैं, इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बहुत छोटे नोट्स बने होते हैं हमारे, उनको आपको रटना है इसको। पहले ये पूरा यूनिट 10 हुआ करता था, उम्मीद रहती थी 7-8 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, अभी उम्मीद है 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। सो नॉट मोर देन 1 और 2 क्वेश्चन, इसलिए इसके ऊपर अब ज्यादा फोकस नहीं रखना है, इसको सुपरफिशियल अंदाज में जो प्राइमरी क्वेश्चन है उन पे ही हैंडल करना है। गवर्नर, कैबिनेट, लेजिस्लेटिव असेंबली और हाई कोर्ट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे जब हम लास्ट रुके थे। तो वी वर अंडर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और उधर पार्लियामेंट का काम करा था हमने, ऑफिसर्स के ऊपर जाना था हमको, हमें ऑफिसर्स नहीं किए थे। सर अटॉर्नी जनरल को गया नहीं, हम लेजिस्लेचर पे आ गए ना, राज्यसभा क्या थी, लोकसभा क्या थी, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, वो करना है मुझको। वो मैंने वहां रोक दिया था क्योंकि छुट्टी है तो छुट्टी में डिस्टरबेंस, अब वापस से उसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा जो हम लोग चल रहे हैं। फिर पंचायती राज है, तो पंचायती राज के 2 पार्ट यहाँ पे याद करेंगे आप, 2 हिस्सों में इसको पढ़ना पड़ता है। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पार्ट 9 और पार्ट 9A, म्युनिसिपैलिटी के लिए पार्ट 9A और पार्ट 9, और साथ में आपको जो इसके साथ करना है दैट इज मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। पढ़ा है कभी? Okay. मगर सवाल आए हैं उसमें से, एक्ट में से। सो जिस साल मेरा मन था दैट इज आई थिंक 21 वाला एग्जाम था शायद, सो मैंने यहाँ निकाल के एक्ट रख दिया, एंड टाइम था, अराउंड महीना भर बचा था, मैंने बोला पढ़ाऊं कि तुम लोग कर लोगे, तो हम कर लेंगे। जो मैंने सुबह बात करी ना कि डर लगता है, हम नहीं करना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। और उसी साल क्वेश्चन आ गया एक्ट में से। सो अगले साल मैंने पूरा एक्ट पढ़ाया। मेरा एक बार मन था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग हो जाए, सो मेरे पास वो एक्ट है, आई विल मेक दैट अवेलेबल टू यू। पूरा एक्ट है, जिस तरह से मैंने बेयर एक्ट पढ़ाया कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही मैंने पंचायती राज अधिनियम पढ़ाया पूरा। सो इट्स मतलब 1.5-2 महीना लगा था डिटेल में पढ़ाने में, क्योंकि वो एक एक चीज को समझाना। अब वो मैंने पहली बार पढ़ाया है तो उसमें मुझसे भी कई बार कोरिलेशन उतने तगड़े नहीं, बिकॉज बेयर एक्ट तो मैं साल में 1-2 बार पढ़ा देता हूँ, तो आई लर्न एवरी टाइम समथिंग न्यू, तो वो इट हैज अक्यूमुलेटेड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। लेकिन पंचायती राज अधिनियम कभी नहीं पढ़ाते, और कोई नहीं पढ़ाता, बेयर एक्ट कोई नहीं पढ़ाता है। कोई नहीं का मतलब 99% लोग बेयर एक्ट नहीं पढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत की किताब से पॉइंट लिखा दिए, पढ़ा दिया, उसमें कंप्लीशन नहीं होता चीजों का। जब हम यहाँ पे टारगेटेड, देखो करंट अफेयर्स में तुम्हारे पास कोई श्योरिटी नहीं है, करंट अफेयर में सवाल कहां से आएगा, कैसा आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। कुछ जगहों पे हिस्ट्री के अंदर श्योरिटी नहीं है कहां से सवाल आएगा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, मेंस के सवाल देखिए, 2 मार्कर हमेशा का रहता है, वो 2 मार्कर ऊपर से आगे ऊपर से जाते हैं। आप कितनी तैयारी कर लो, कितनी नई किताबें ले आओ, वो ऊपर से ही जाते हैं। तो वो उसके अंदर अपन ऐसे कान पकड़, ईमानदारी रखो, साफ रखो भैया, यहाँ पर रिस्क फैक्टर है, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो इसका लोड नहीं लेना, तो उसको काउंटर बैलेंस किधर करना है, तो कहाँ स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि एग्जाम निकल ही रही है। और ये समय बहुत अच्छा है, परफेक्ट टाइमिंग है, आपको पहले से उन्होंने बता दिया। अब वो पोस्ट का इंतजार करेंगे, वो आपको हार्डली, अगर नवंबर एंड में भी दे देते हैं तो भी आपके पास समय रहेगा, दिसंबर फर्स्ट वीक सेकंड वीक में देते हैं तो भी समय रहेगा। जनरली तो ये भी होता है कि 30 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, 30 दिसंबर को, 31 दिसंबर को हुआ है लास्ट, तो अगले साल ये लोग पूरा शेड्यूल ले आएंगे, तो 2025 अगले साल कंप्लीट हो जाएगी। वही अगेन 87%, जब तक उसका नहीं होता। अब ये काम करने के बाद में आप लोगों को एक और टॉपिक नया दिया, गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, दैट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसको मैं यहाँ ओपन नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है, ये एक अच्छा है, इसके ऊपर एक सवाल बनता है। देन इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश, तो यहाँ थोड़ा सा ऑर्डर जो समझना है आपको, उस ऑर्डर को लेकर चलेंगे। यहाँ देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने देना चालू करा है, मध्य प्रदेश के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस करा है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश बोला है। इकोनॉमी ऑफ इंडिया के कुछ खास पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। पहला पॉइंट दिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, सार्क, एशियान, G10, G20 व्हाटएवर, बराबर, ये लास्ट में है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको दिए, रिजर्व बैंक, कमर्शियल बैंक, सेबी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हम इसको NBFI भी बोल सकते हैं, NBFC भी बोल सकते हैं। और रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर तीनों के बारे में बात हो गई। तो इसकी वीडियोस मैं आपको आज से अवेलेबल करा रहा हूँ, देखना इसको कि इकोनॉमी क्या होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन क्या होते हैं, जो डायरेक्ट अब नहीं दिया है लेकिन पुराने सिलेबस में से वो सवाल आते हैं, क्योंकि एक बुनियाद आपकी होना चाहिए, हाउ द थिंग वर्क, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज इकोनॉमी, इनके बीच में अंतर होते हैं।
फिर एमपी के जो पार्ट है उनको समझिएगा तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मध्य प्रदेश, सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ओडीओपी, देन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एमएसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। अब इसमें इंडस्ट्री एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है जो ऑलरेडी ज्योग्राफी में करा हुआ है आपका, तो दोनों को एक साथ करना है, दोनों को एक साथ करना है। एक इकोनॉमी है, एक ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमी पार्ट है, तो किस रीजन में वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, तो दोनों का कोरिलेशन बनाओगे तो आसान हो जाता है, आराम से हो जाता है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन मध्य प्रदेश, बहुत आसान पार्ट है। पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला पार्ट थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इसको करंट अफेयर्स में ईएसआर से करना है, दैट इज एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल्स इन मध्य प्रदेश, एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल्स इन मध्य प्रदेश। और इन सबको कलेक्टिव कर लोगे तो फर्स्ट पॉइंट बनेगा करंट सिचुएशन ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडियन इकोनॉमी। इसे पिछले बजट के साथ पहला लिख लो उसको, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब है टोटल करंट अफेयर्स का काम है। पहला बजट के साथ काम करोगे, दूसरा पार्ट इसके अंदर ईएसआर के साथ काम करोगे, तीसरा नीति आयोग की सारी रिपोर्ट्स के ऊपर काम करोगे, चौथा और थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स जो आती हैं उनके ऊपर काम करोगे। लिखा आपने ये तो आप क्या देख लो कि वीडियो वापस, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है तुम वही नहीं लिखती हो, ये नहीं लिखा होगा। इसके बाद आओ अगला पार्ट जो एमपी का है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। इसमें आपको फोक कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश करके एक टॉपिक दिया है जो रिपीट टॉपिक है, इसमें रिपीटिशन है, काफी जगह पे रिपीटिशन है, यूनिट 2 में और यूनिट 10 में। यहाँ आपका फोकस है ट्राइब्स के ऊपर और यहाँ आपका फोकस है मध्य प्रदेश के कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बाय ट्राइबल्स, ये वाला मेन पार्ट है इसके अंदर। सो आपको ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स दिया है, आपको लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, दैट इज योर लैंग्वेज डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर के अंदर आएगा, वो डायरेक्ट नहीं बोला। और फिर आपको बोला है मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, फिर बोला है आपको पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। उसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने प्रोविजन है वो सारे आते हैं। फिर इसके साथ जुड़ता है अगला पार्ट ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ट्राइब्स के लिए हैं, तो सोशल कौन से हैं, एजुकेशनल कौन से हैं, हेल्थ कौन से हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कौन से हैं, ये सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं। फिर आपको इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, नीचे सेकंड लास्ट पॉइंटर के अंदर आएगा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स, म्यूजियम्स रिलेटेड टू ट्राइब्स एंड ट्राइबल कल्चर एंड पब्लिकेशंस। ये ट्राइब्स का स्पेशल फोकस है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसीलिए बताया है कि आपके अंदर एक ऑर्डर है। मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह पर है, सो रेशियली अगर हम बोले तो रेशियली कौन से हैं, लिंग्विस्टिकली कौन से हैं और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से हैं। तो ये सारी ट्राइब्स ऑटोमेटिकली मेजर ट्राइब्स में हो जाती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने ये नहीं बोला कि मेजर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन्होंने बोला मेजर ट्राइब्स। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया वो ट्राइब्स का क्वेश्चन है एंड इट्स नॉट अ मेजर ट्राइब एक्चुअली, बहुत बड़ी न तो वॉल्यूम में है वो और न लिंग्विस्टिक ऑर्डर में इतना बड़ा है वो, लेकिन उन्होंने कहीं से कुछ भी उठा के पूछना होता है तो कुछ भी उठा के पूछेंगे। सो ये काम बहुत आसान है। पीवीटीजी फॉर्म्स अ पार्ट, पीवीटीजी सरकार की तरफ से स्पेशल फोकस ग्रुप है, तो वो एक स्पेशल ग्रुप हो गया, तो मेजर ट्राइब्स के अंदर ही वो ग्रुप आ जाएगा, तो मेजर ट्राइब्स के साथ वो भी काम हो जाता है आपका। फिर आपने जो पहले पढ़ा होता है स्पेशल आर्ट्स, फेस्टिवल, डायलेक्ट्स और लिटरेचर, ये आप पहले भी पढ़े हो यूनिट 2 के अंदर, जो ज्योग्राफी हिस्ट्री का कल्चर पार्ट। यहाँ जो तुमको स्पेशल करना है वो ट्राइबल कल्चर के ऊपर काम करना है, कस्टम्स के ऊपर काम करना है, ट्रेडिशंस के ऊपर काम करना है। तो कस्टम्स और ट्रेडिशंस यहाँ डीप जाएंगे, इसको आराम से खाना, बाकी काम तुम्हारा बहुत छोटे छोटे में हो जाएगा, लेकिन कस्टम्स और ट्रेडिशन बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी ट्राइब्स होती हैं जिनका ज्योग्राफिकल एक्सपांस बहुत ज्यादा होता है, उनकी तो शादियों के अंदर अंतर आ जाते हैं, कोर प्रिंसिपल्स वही रहते हैं कि ये तो होना ही होना है, उसके बाद में फिर अंतर हो जाएंगे, नहीं इस क्षेत्र की गौंड ट्राइब के अंदर ये होता है, इस क्षेत्र की गौंड ट्राइब के अंदर ये होता है, और यही वाला पार्ट हमें मेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। कस्टम्स ट्रेडिशंस आपको मेंस में रिफ्लेक्ट करेंगे, ओके। सो ये आपका एमपी का पार्ट बनता है, इसमें आपको करंट अफेयर्स वाला काम करना है एमपी का, जिसको आप अभी से शुरू कर देंगे। बाकी जो पार्ट है वो हमारे नॉर्मल पार्ट्स में आते हैं,
जैसे पॉलिटी हो गया तो पॉलिटी तो खैर पूरा पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ज्योग्राफी बेस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर कल्चर पार्ट जुड़ा हुआ है, उसको मैं बाद में लूंगा सेकंड सेशन के अंदर। इसको साइंस है, एनवायरमेंट है, हेल्थ है, एंड देन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मेरा अगर आप सजेशन मानेंगे तो यूनिट 9 पढ़ना चालू कर दें, आईसीटी इंफॉर्मेशन। 2018-19 के अंदर वीडियोस इतनी नहीं बनती है, तो हमारा जैसे ये सेशन चल रहा है वैसे ही एक सेशन हुआ था, उस दिन कोई लोग एब्सेंट थे, सो हम लोग उस टाइम पे क्या करते थे, यूट्यूब इज आवर बैंक, मेमोरी बैंक है, तो बैकग्राउंड में माइक लगता नहीं था, तो बहुत सारी मेरी वीडियोस उस टाइम पे 18 की 19 की, तो उसमें आजकल हेडफोन बना दिया है, उस पर ही थंबनेल के ऊपर कि हेडफोन चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आई हैव नॉट यूज्ड एनी माइक और एनीथिंग एल्स। तो उस टाइम पर 60 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने दी थी और गेट क्लिक्ड। 60 दिन में हम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी के तौर पे आपको एक रिदम मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम, पढ़ना तो आपको ही है, मैं तो आपको गाइड करता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट दे दूंगा, ये वाला पार्ट ये आसान हो जाएगा, ऐसा कर लो, लेकिन करेगा कौन? तो सेल्फ स्टडी जो है उसको मिसनोमर बना दिया गया। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि अहम ब्रह्मास्मि और मैं ही अब है, मैं ही काम करूंगा सब कुछ जो कुछ हूँ, बिना गाइडेंस के, या 50 जगह से गाइडेंस ले लिया। गाइडेंस शुड बी कंक्रीट एंड सुटेबल टू योर प्रिपरेशन, देन यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर रिजल्ट। अदरवाइज ये होगा कि साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, उसको बचाने का काम हमारा होता है। तो 90 दिन अभी है, प्लेंटी ऑफ टाइम है मेरे पास। सो कल मैं आपको ये बाकी वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा। आज मैंने जो पार्ट डिस्कस किया दैट इज योर एमपी पार्ट, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग रफली अराउंड 40% क्वेश्चंस टू बी कवर्ड फ्रॉम दिस पार्ट। हो सकता है 40 से ऊपर भी उठ जाए, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। अगर हम उसको यूनिट वाइज तोड़ दें तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी तो आपको अलग से दिया है, तो 10 क्वेश्चन तो वहां हो गए। ज्योग्राफी ऑफ एमपी आपको अलग से दिया है, 10 क्वेश्चन वहां हो गए आपके। अगर हम ये मान लें 5-6 क्वेश्चन उन्होंने पॉलिटी के पूछे हैं, तो रफली अराउंड 50% भी अगर बोलते हैं तो 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पॉलिटी में से आएंगे आपको। उसी तरह से इकोनॉमी के अंदर 4-5-6 क्वेश्चन आएंगे, तो 8-9 या 10 क्वेश्चन ये हो गए, तो 30% ये होता है, और फिर तुम्हारा ट्राइब्स वाला यूनिट बन जाता है, 10% क्वेश्चन हो गए, तो 40 तो ये हो गए, प्लस करंट अफेयर्स। और आई एम बीइंग ऑन अ लोअर साइड, कोई बड़ी भारी बात नहीं कि आपको 45 क्वेश्चन मिल जाए मध्य प्रदेश के। सो अगर 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 में से हम टारगेट ले रहे हैं कि 90 के आसपास तो हमको लैंड करना चाहिए, समवॉट अबव 80 to 90 जाना ही जाना है, तो हमारा कितना 90 का हाफ होता है 45%, तो 50% ऑफ द सिलेबस इज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो आप अगर 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो मध्य प्रदेश कितना पढ़ना है आपको? 2 घंटे। 2 घंटे। इसका कारण है क्योंकि एमपी के अंदर हम डायरेक्ट माउंटेन पर जा रहे हैं, हम माउंटेन की थ्योरी पर नहीं जा रहे हैं, तो वो थ्योरी वाले तो वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लासेस अब नहीं पढ़ाएंगे, क्लासेस आर कंसर्न ओनली विद दिस थिंग। हम तो हाइब्रिड मोड पे इस साल से हैं, पिछले साल भी हाइब्रिड उतना नहीं था, तो पिछले साल ये होता था क्लास के लिए वीडियोस कम है और मेंबर्स के लिए वीडियोस ज्यादा है। इस समय मैंने क्या कर दिया, मेंबरशिप के अंदर वीडियोस कम कर दिए, ऑनलाइन पूरी आप ज्वाइन कर लो, तो ऑनलाइन के अंदर हम सारी वीडियोस डाल देंगे, और ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के अंदर सबसे साथ, ऑफलाइन में ये वाला भी है काम और वो वाला भी काम है। कौन सा वाला? सारी वीडियोस का कलेक्शन भी मौजूद है। तो अगर आपको कहीं भी अटक रहे हो तो 1 घंटा हो सकता है आपको एक्स्ट्रा वीडियो देखने को मिल जाए। हो सकता है मिनरल है तो और क्या होता है, और क्या होता है, तो कितनी तरीके के हैं, तो 6 मेजर और 16 माइनर, उनके केमिकल फॉर्मूला अगर पूछ लेंगे तो मेथोडोलॉजी अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे पढ़ाई गई है कि किस तरह से करना है, क्योंकि सिलेबस बदलता रहा है। सिलेबस जब बदलता है तो एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने का तरीका बदल जाता है। वो पॉइंटर दिखता है, उस पॉइंटर को देख के वो क्वेश्चन दिखता है। तो ये मेरा काम है, बिकॉज इसकी का एक्सपीरियंस है मेरा पिछले 1998 से। चलो राइट, सो 1 घंटा